हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के पेपर का एग्ज़ाम्स का, जो कि उसमें अगर देखा जाए तो स्टेनोग्राफर ग्रुप सी, ड्राइवर और ग्रुप डी की जो भर्ती आई है उसमें हम लोग देखेंगे सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस बुक का, ठीक है, जो कि यूथ कंपटीशन बुक के द्वारा ये निकाला गया है। और ये बुक से संबंधित जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी तक आया, यानी 2014 से लेकर 2019 तक के, चाहे वो ग्रुप सी हो, ग्रुप डी है या फिर स्टेनोग्राफर के पेपर हैं, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें देखिए हमारा ये चल रहा था ये बुक का वीडियो, और इसमें जो है हिंदी और जीएस का जो पोर्शन है, हिंदी और जीएस का जो पोर्शन है वो लगभग ग्रुप सी का कंप्लीट हो गया है। अब उसमें ग्रुप डी का बाकी उसको मैं भी कंप्लीट करा दूंगा। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो ये पेपर का ये जो हिंदी और जीएस का हो चुका है, इसमें जो इंग्लिश का जो पोर्शन है इंग्लिश का, ठीक है, उसको हम एक वीडियो में कंप्लीट कराएंगे ग्रुप सी का, स्टेनोग्राफर प्लस ग्रुप सी का, ठीक है। और साथ में कोशिश करेंगे ग्रुप डी और ड्राइवर के भी इसी में हम कंप्लीट करा दें। अगर नहीं हुआ तो हम दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें ड्राइवर और ग्रुप डी का होगा दूसरे वीडियो में, ठीक है। कोशिश करेंगे कि इसी में सारा एक ही वीडियो में आपको पूरा मैराथन क्लास टाइप का मिल जाए और पूरा इंग्लिश एक साथ 2 या 3 घंटे मुश्किल से, मतलब 2 घंटे मुश्किल ज़्यादा होंगे, तो वो आप देख लीजिए और आपका वीडियो जो है कंप्लीट हो जाए इंग्लिश पोर्शन का एक ही वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना, मतलब पूरा देखना, तभी इसका फ़ायदा जो एग्ज़ाम में भरपूर तरीके से मिल पाएगा। अगर आधा अधूरा छोड़ देंगे तो एग्ज़ाम में भरपूर तरीके से मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सॉल्व पेपर सभी को हम देखेंगे इसमें। अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी परीक्षा 2019 जो हुआ है 20/1/2000, तो इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं जो कि 25 क्वेश्चन जो 2019 का 20 जनवरी को हुआ है पेपर ग्रुप सी का, उसमें जो 25 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसके अगले वाले में देखेंगे 2019 का स्टेनोग्राफर का 25 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन अगर देखें तो दिया गया था चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी कि जो वर्ड दिया गया है ये वाला, इसका हमें अपोजिट बताना है, यानी कि विलोम बताना है। क्या होगा इसका विलोम शब्द, ठीक है, हिंदी में विलोम कहते हैं अपोजिट को। तो कॉन्फिडेंट का हमें विलोम बताना है। कॉन्फिडेंट की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है, कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वास या आत्मविश्वासी, ठीक है। तो इसमें अगर ऑप्शन देखें तो कैलवस दिया गया है, रिजर्व्ड है, बोल्ड है, डिफिडेंट है। इसमें क्या होगा इसका विलोम, तो आत्मविश्वासी का विलोम होता है जो है संकोची या अविश्वसनीय, विश्वास जो जिसके मतलब आत्मविश्वास ना हो तो उसको कहते हैं इंग्लिश में डिफिडेंट। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा, विलोम हो जाएगा डी पार्ट डिफिडेंट, ठीक है। और इसमें जो कैलवस दिया गया है इसका अर्थ होता है संवेदनाहीन, ठीक है। रिजर्व का मतलब होता है आरक्षित, और बोल्ड का मतलब उदंड, डिफिडेंट का मतलब अविश्वस्त और संकोची प्रभाव वाला। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंट का उपयुक्त एंटोनिम जो डी पार्ट में दिया डिफिडेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है बेस्ट एक्सप्रेस इन द मीनिंग बताना है इसका, यानी कि पर्यायवाची बताना है इस वर्ड का। क्या हो जाएगा, पर्यायवाची की बात करेंगे तो ग्राफिक का पर्यायवाची क्या होगा, ग्राफिक का अर्थ होता है रिलेटिंग टू विजुअल आर्ट, यानी कि लेख चित्रीय या सजीव, ठीक है। ग्राफिक मीन्स क्या होता है, सजीव। तो इसका अगर हम आंसर की बात करें तो पिक्टोरियल इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिक्टोरियल, ठीक है। पिक्टोरियल मीन्स भी चित्र में या सजीव होता है। तो आपका आंसर इसमें जिसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ग्राफिक का पिक्टोरियल, ठीक है। और इसके अन्य उदाहरण की अन्य ऑप्शन की तो स्क्वायरिश मिस होता है चौकोर सा, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मिस होता है ज्यामितीय, और मैथमेटिकल मिस गणितीय। तो आपका सिनोनिम्स जिसको कहते हैं पर्यायवाची वो पिक्टोरियल हो जाएगा, ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें से जो करेक्ट रूप से लिखा हो उसको बताना है। तो कमेटी शब्द की अगर हम बात करेंगे तो ये बी पार्ट में जो लिखा हुआ है COMMITTEE, ये इसका करेक्ट वर्ड होता है, करेक्ट रूप से लिखा हुआ है, सही रूप से आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। Which of the option ABC given below in the sentence should replace the phrase printed in the bold type and underline, यानी कि ये वाला शब्द को बात कर रहा है to make the sentence grammatically correct, if the sentence is correct as it is तो मार्क डी एंड द आंसर, यानी कि अगर गलत है, अगर सही है ये तो आपको डी चूज करना है, अगर गलत है तो उसको गलत वाले ऑप्शन को चूज करना है। तो इसमें अगर देखते हैं तो ये दिया गया है, जो वाक्य दिया गया है ये है if I would have realized the nature of the job earlier I would not have accepted it। इसमें से बताना है कि कहाँ पर गलती लगी है या गलती है, और गलती कहाँ पर, जो स्टार वो लाइनिंग है इस पर बताना है कि इसमें क्या होना चाहिए। तो अगर हम इसमें देखें आंसर की, तो आंसर देखिए इसमें स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें कुछ दिक्कत है। अगर हम इसे पढ़ते हैं तो इफ़ क्लॉज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस
अगर क्लॉज जो है वो जो दिया गया है वो अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो उसका फार्मूला होता है इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इस तरीके से वाक्य बनाया जाता है, यानी कि इफ़ आई वुड हैव के स्थान पर इफ़ आई हैड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें इफ़ आई हैड जो है नहीं किसी में, तो इस तरीके से इसलिए स्टार, और इसका जो है आंसर माना गया था आयोग के द्वारा नो करेक्शन रिक्वायर्ड माना गया था। तो आंसर इसका क्या माना गया था, डी पार्ट माना गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव द वर्ड फॉर अकाउंट ऑफ ए पर्सन लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि इसमें बताना है कि ये जो लिखा हुआ वाक्य इसके लिए एक शब्द है, यानी वाक्यांश यानी एक शब्द में बताना है, इसको क्या कहेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं। तो अकाउंट ऑफ द पर्सनस लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी यानी कि द स्टोरी ऑफ ए पर्सन लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन, यानी उसी के द्वारा अपनी जो स्टोरी लाइफ है या कहानी है वो लिखा अपने खुद लिखा गया, तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। बायोग्राफी मीन्स द स्टोरी ऑफ ए पर्सन लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स, किसी के अन्य के द्वारा लिखा गया तो उसको बायोग्राफी कहेंगे। पैसिमिस्ट अ पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स दैट बैड थिंग्स विल हैपन, इसका मतलब होता है ऑप्टिमिस्ट मीन्स अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गुड थिंग विल हैपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये एक मुहावरा, इसका हमें अर्थ बताना है। टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, यानी कि अगर शाब्दिक अर्थ देखते हैं यानी कि दो चिड़िया को एक पत्थर से मारना, इसका मतलब शाब्दिक अर्थ हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब इसको क्या कहते हैं, टू किल टू बर्ड्स विथ अ स्टोन मीन्स डन डू वन थिंग्स व्हिच विल अचीव टू रिजल्ट्स, यानी एक पंथ दो काज इसको हिंदी में कह सकते हैं। तो इसका उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। अचीव टू एम्स विथ अ सिंगल एफर्ट, यानी कि एक ही प्रयास में दो एम्स यानी दो उद्देश्य आपका पूरा हो जाना, तो उसको क्या कहेंगे, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि इज यूज्ड टू दिस टेस्ट, यानी कि इसको अलंकार कहते हैं, अलंकार बताना इसमें से। जैसे कि एल्डरली अमेरिकन लेडीज लियनिंग ऑन दियर कैंस लिस्टेड टूवर्ड्स मी लाइक टू टावर्स ऑफ पीसा, इसमें बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार जो इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, देखिए अगर हम अलंकार की बात करेंगे तो इसमें अलग दिए गए शब्द में अलंकार कौन सा है, तो बी पार्ट हो जाएगा सिमिली। इसमें सिमिली जो फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है लाइक टावर्स ऑफ पीसा, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, दिए गए वाक्य में एल्डरली अमेरिकन लेडीज की तुलना लाइक शब्द का प्रयोग करके टावर्स ऑफ पीसा के किया गया है, इसलिए यहाँ पे सिमिली का यानी कि उपमा अलंकार इसको हिंदी में कहते हैं होगा। ठीक है, सिमिली का अगर परिभाषा की बात करेंगे तो अ फिगर ऑफ स्पीच कंपेयरिंग टू अनलाइक थिंग्स दैट इज ऑफन इंट्रोड्यूस्ड बाय द वर्ड लाइक और एज। ठीक है, यानी कि आपको वर्ड जो सेंटेंस दिया उसमें लाइक मिल जाए या फिर एज मिल जाए तो एक तरीके से सिमिली हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब व्हिच सूट टू द सेंटेंस फेलिक्स कुक द डैश ऑफ ऑल माई हाउसमेट एंड ही ऑफन मेक्स डिनर फॉर एवरीवन, इसमें बताना है कौन सा जो है सेंटेंस अगर करेक्ट यानी के लिए इसमें कौन सा एडवर्ब जो है फिल किया जाएगा। तो इसमें अगर हम भर देंगे बेस्ट अगर भरते हैं तो कंप्लीट हो जाता है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें तो इसमें बेस्ट जो होता है वो गुड का सुपरलेटिव डिग्री है, जिसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है और वाक्य में द का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे जो है बेस्ट का प्रयोग करना उचित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द पैटर्न एनालॉजी। तो ड्रामा जैसे ड्रामेटिक बनता है उसे एरोमा का क्या बनेगा, एरोमा का एरोमेटिक बन जाएगा, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, एनालॉजी में जो है ड्रामा यानी पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है ड्रामेटिक, यानी कि नाटकीय बनाया गया। ठीक उसी प्रकार एरोमा जो कि एक नाउन है उसको एडजेक्टिव फॉर्म में बनाएंगे तो एरोमेटिक हो जाएगा, जो कि इसका अर्थ होता है सुगंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। ठीक है, वैक्यूअस व्हिच इज मेंशन इन द बोल्ड इटैलिक, यानी कि इसका हमें सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची बताना है इस वर्ड का, वैक्यूअस का। अब इसमें ये देखिए यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है, इसका हमें पर्यायवाची बताना है। पॉपी वाज कंसिस्टेंटली डिसअपॉइंटेड बाय द प्रोग्राम्स शी सॉ ऑन टीवी which were dominated by vacuous reality show and sitcoms। ठीक है, इसमें बताना vacuous का synonyms। vacuous मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है emptied of अथवा lacking content यानी कि खोखला अथवा शून्य, इसका vacuous मीन्स खोखला अथवा शून्य। तो इसका जो है क्या हो जाएगा synonyms, इसका synonyms हो जाएगा सी पार्ट empty। ठीक है, यानी इसका पर्यायवाची बताना था तो पर्यायवाची इसका सी पार्ट हो जाएगा।
कैंसिल मिस होता है रद्द किया, डिसअपॉइंटेड मिस निराश हताश, रिट्रीट मिस चले जाना, एम्पटी मिस शून्य। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बताना है चूज द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, आई एम टीचिंग डैश टू प्ले द पियानो। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या प्रयोग किया है, तो यहाँ पे माई सेल्फ का प्रयोग, क्योंकि आई का प्रयोग किया गया है तो आई के स्थान पर इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होगा। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो रीअरेंज करना है। अब रीअरेंज में देखिए वर्ड फ्रेज, तो पॉपुलेशन, मिडिल क्लास, इंक्रीजिंग, इज, कोस्टलाइंस, अलोंग, इसको हमें रीअरेंज करके शुद्ध वाक्य बनाना है। तो शुद्ध वाक्य देखते हैं ऑप्शन में। अगर इसमें देखें तो ये देखिए लिखा हुआ है इसमें सारी चीज़ें। अगर हम इसको रीअरेंज करके शुद्ध क्लास बनाएंगे तो मिडिल क्लास पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग अलोंग कोस्टलाइंस, ये जो है सही हो जाएगा इसका बी पार्ट। अब इसमें देखिए जो पहले अगर बनाते हैं कोई सही वाक्य इंग्लिश में तो पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर एक्शन वर्ब, इसके बाद जो बचता है उसको लास्ट में लगा देते हैं। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स करना है, सुटेबल प्रीपोजिशन भरना है इसमें से। ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास आई फाइंड सुहाना टू बी ए मोस्ट अटेंटिव। अब यहाँ पे बताना है हमें कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, तो इसमें हो जाएगा एमंग। ठीक है, एमंग ऑल द चिल्ड्रन, दिए गए स्थान पर क्या होगा एमंग, क्योंकि प्रीपोजिशन एमंग का प्रयोग मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स के लिए होता है। और यहाँ पर वाक्य में नाउन जो है चिल्ड्रन दिया गया है, तो जो कि 2 से अधिक होते हैं तो उन्हीं को चिल्ड्रन कहा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे एमंग का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, एमंग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें बताना है कि इसको इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन आया है। तो मरियम सेड आई वांट टू हैव सम मोर कुकीज, इसमें हमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। कैसे बनेगा, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। मरियम सेड दैट शी वांटेड टू हैव सम मोर कुकीज। कैसे बनाएंगे देखते हैं इसके नियम। इनडायरेक्ट के नियम के अनुसार अगर देखें तो सेड को सेड ही लिखेंगे, और रिपोर्टेड वर्ब वांट जो है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देंगे और वांटेड हो जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और इस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच जो होगा वो बन जाएगा मरियम सेड दैट शी वांटेड टू हैव सम मोर कुकीज। ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजंक्शन। यहाँ पर कंजंक्शन भरना है। कंजंक्शन की बात करें तो यू विल फॉल इल डैश, यहाँ पर कंजंक्शन होगा। यू डोंट कवर योर सेल्फ प्रॉपरली इन दिस टेरिबल वेदर। अब यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन भर दें जिससे कि ये वाक्य पूर्ण रूप से हो जाए, तो यहाँ पर अगर हम इफ़ भरते हैं तो यानी कि सेंटेंस क्या होगा, यू विल फॉल इल इफ़ यू डोंट कवर योर सेल्फ प्रॉपरली इन दिस टेरिबल वेदर, यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। कंजंक्शन यहाँ पर इफ़ प्रयोग उपयुक्त होगा। ठीक है, अब इसमें अगर देखें तो इफ़ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कंजंक्शन ऑफ कंडीशन को बताता है, और जैसा कि वाक्य में कंडीशन यह है कि यदि तुम इस मौसम में अपने को सुरक्षित नहीं रखते हो तो तुम बीमार हो जाओगे, इसलिए यहाँ पे एफ का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फिल द ब्लैंक्स इन द अप्रोप्रिएट मॉडल। सी इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही डैश विन आ स्कॉलरशिप। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा मे। ठीक है, सी इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही मे विन आ स्कॉलरशिप, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यह रूल क्या लगाया गया, तो यदि प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट टेंस में है और सबऑर्डिनेट क्लास दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ हो रहा होता तथा इससे पर्पज यानी कि उद्देश्य का बोध हो तो सबऑर्डिनेट क्लास में मे का प्रयोग होता है, तो इसलिए यहाँ पर मे का प्रयोग लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। ठीक है, आई वॉज क्वार्टर पास्ट टेन वी डैश द न्यूज ऑन टेलीविजन। यहाँ पे भरना है, डैश की जगह पे क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हम वर वाचिंग कर देंगे तो ये आंसर सही हो जाएगा, आंसर सी पार्ट इसका। ठीक है, अब क्यों हो जाएगा, क्योंकि वाक्य पास्ट में है और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट वी है जो कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पे वर वाचिंग का प्रयोग किया जाएगा, आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ स्ट्रांग एडवर्ब चूज द करेक्ट इंटेंसिफायर टू फिल इन द गिवन ब्लैंक। ठीक है, हाउ वाज योर एग्जाम, यह है, और नॉट गुड इट वाज डैश, यहाँ पे भरना है एडवर्ब, क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे भरा जाएगा रियली। ठीक है, इट नॉट गुड इट वाज रियली डिफिकल्ट, तो आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, रियली एडवर्ब यानी कि वास्तव में या सचमुच इसका अर्थ होता है, इसका प्रयोग उपयुक्त होगा क्योंकि वाक्य में डिफिकल्ट एज ए सब्जेक्ट कंप्लीमेंट यूज किया गया है जो कि एडजेक्टिव और एडवर्ब और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो वाक्य का अर्थ हो जाएगा क्या, परीक्षा वास्तव में कठिन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विद फ्रेजल वर्ब। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब भरा जाएगा,
व्हेन आर यू गोइंग टू, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब क्या होगा, दोज डेकोरेशंस द वेडिंग वाज 2 वीक्स एगो। अब यहाँ पे भरा जाएगा कौन सा फ्रेजल वर्ब, तो यहाँ पे हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है, टेक डाउन, ठीक है। व्हेन आर यू डूइंग टू टेक डाउन दोज डेकोरेशंस, ठीक है, द वेडिंग वाज 2 वीक्स एगो। अब इसके अगर हम बात करें तो टेक डाउन का प्रयोग क्यों, तो टेक डाउन मीन्स होता है टू रिमूव अ स्ट्रक्चर बाय सेपरेटिंग इट इनटू द पीसेज इट इज मेड ऑफ, यानी कि नीचे गिराना या हिस्से अलग कर ढांचे को हटाना। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पंक्चुएशन करेक्ट सही करना है। इसमें पंक्चुएशन यानी कि सारा स्टडिंग जर्मन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दिस ईयर, फिर इसके बाद लिखा है साराज स्टडिंग जर्मन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन दिस ईयर। तो ये बताना है कि क्या हो जाएगा। तो अगर इसमें देखने अपोस्ट्रोफी एस जो यहाँ पे लगा है तो नाउन्स में नहीं लगता, इसलिए तीनों गलत हो जाएगा। आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फिल इन द गिवन ब्लैंक, यहाँ पे जो है बताना है क्या भरा जाएगा। अब अगर यहाँ पे देखते हैं इन स्पाइट भरते हैं, इन स्पाइट ऑफ द बैड वेदर देयर वाज ए लार्ज क्राउड एट द मैच, तो आपका आंसर यहाँ पर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों भरा जाएगा, क्योंकि इन स्पाइट के बाद हमेशा आपका प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है के बावजूद, और डिस्पाइट के साथ आपका प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पे जो है इन स्पाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फिल इन द गिवन ब्लैंक विद वन द फ्रेज, यहाँ पे भरना है आई ईट मीट बट आई बिकेम अ वेजिटेरियन 5 years एगो। तो यहाँ पे क्या भर दें फ्रेज जिससे कि ये सही हो जाए, तो यहाँ पे भरा जाएगा यूज टू, ठीक है। आई यूज टू ईट मीट बट बिकेम अ वेजिटेरियन 5 years एगो। रूल्स देख लेते हैं क्यों भरा है। तो यूज टू का प्रयोग पास्ट हैबिट अथवा सिचुएशन यानी भूतकाल की आदत अथवा अवस्था को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, इसलिए यूज टू का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। कंप्लीट द सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, यहाँ पे भरना है क्या भरा जाएगा, ही वन एन अवार्ड बिकॉज ही सेव्ड समवन फ्रॉम ड्राउनिंग, ठीक है। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा, फ्रॉम यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है। सेव समवन फ्रॉम ड्राउनिंग, किसी को डूबने से बचाना, तो यहाँ पे फ्रॉम ही का प्रयोग किया जाता है। कंप्लीट द सेंटेंस विथ प्लूरल काउंट नाउन, यहाँ पे प्लूरल भरना है। तो यहाँ पे अगर हम कंप्यूटर्स देखें, कंप्यूटर्स और कंप्यूटर, तो कौन सा कंप्यूटर्स भरा जाएगा, तो यहाँ पे डी पार्ट जो लिखा हुआ ये कंप्यूटर्स इसमें भरा जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव, यानी प्लूरल वर्ब जो आर लगा हुआ है इसकी वजह से यहाँ पे हम प्लूरल नाउन लिखेंगे, और जो कि डी पार्ट में सही रूप से लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस सेलेक्टिंग ए एंड द आर, ठीक है। इफ एन आर्टिकल इज नॉट रिक्वायर्ड मार्क डी एज द आंसर, यानी कि अगर इसमें कोई नहीं भरा तो डी कर दीजिए। आई लाइक लिसनिंग टू डैश म्यूजिक, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो आई लाइक लिसनिंग टू, यहाँ पे हाइपन का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि ये जब जीरन का प्रयोग नाउन की तरह किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तो ऑब्जेक्ट के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसलिए यहाँ पे आई लाइक लिसनिंग टू ए एंड द म्यूजिक ये सब करके करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे सही होगा आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट लगा हो तो यहाँ पे एंड द का प्रयोग नहीं करते। आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा। तो ये था परीक्षा 2019 का पेपर, जिसमें देखा गया हम लोगों ने क्या देखा गया, ग्रुप सी का इंग्लिश पेपर, ठीक है। हिंदी और जीएस का हो चुका है। आप लोग चैनल पेज पे जाए, प्लेलिस्ट बन गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं उसका, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। अब हम देखेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2019 का इंग्लिश का पेपर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट कंजंक्शन, ठीक है। इसमें से भरना ही वाज इंजर्ड डैश ही ड्रॉप ऑन, ठीक है। तो इसमें आल्दो अगर भर देंगे तो ये सही रूप से हो जाएगा, ठीक है। दिए गए स्थान पर विकल्प सी जो है आल्दो का प्रयोग किया जाएगा। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कॉन्ट्रेस्ट के अर्थ के रूप में किया जाता है प्रयोग, तो यहाँ पे सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है इसमें गिवन द वर्ड फॉर, इसके लिए बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। पर्सन हु नोज और कैन स्पीक मेनी लैंग्वेज, जो जानता हो अथवा बोल सकता हो बहुत सारे भाषाओं को, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पॉलीग्लॉट। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। पॉलीगैमी किसको कहते हैं, तो अनेक पत्नी रखने का गुण या स्थिति वाला बहुपत्नी वाले को पॉलीगैमी कहते हैं। पॉलीएंड्री जो है एक ही समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करने की प्रथा जो होती है उसे पॉलीएंड्री कहते हैं। और पोर्टेबल होता है पीने योग्य, इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द एनोलॉजी। अब इसमें देखिए कारपेंटर हाउस, राइटर बुक, और कंपोजर क्या होगा, कंपोजर से संबंधित, तो सिम्फोनी हो जाएगा। इसका आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। और संगीतकार स्वर संगीत की रचना करता है, सिम्फोनी में स्वर संगीत की रचना करने वाला। और स्टेट द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, यानी कि पर्यायवाची बताना है, इसका क्या हो जाएगा जो दिया गया है,
इनविंसिबल का पर्यायवाची क्या होता है? इनविंसिबल का पर्यायवाची होता है पावरफुल, ठीक है। यानी कि इनविंसिबल में अजेय होता है और पावरफुल मीन्स शक्तिशाली या सशक्त होता है, ठीक है। बीटेबल मीन्स पराजय होता है, ब्रेकेबल मीन्स खंडनीय होता है। तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बताना है एंटोनिम्स क्या होगा इंसॉल्वेंट का, यानी विलोम शब्द, तो इंसॉल्वेंट का विलोम होगा हम्बल, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। इंसॉलेंट यानी रूड और इम्पोलाइट यानी कि असभ्य अथवा ढीठ इसको कहते हैं, तो हम्बल मीन्स विनम्र होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स विशेष होता है, रूड मीन्स अशिष्ट होता है। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो द कंपनीज करंट मैनेजर डैश रिपीटली टू हर एम्प्लॉयज, इसमें क्या भरा जाएगा? तो इसमें भरा जाएगा हैज लाइड, ठीक है। द कंपनीज करंट मैनेजर हैज लाइड रिपीटेडली टू हर एम्प्लॉयज, आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो हैज प्लस हैव प्लस वर्ड का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन बताना है, इनमें से कौन सा आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जो बिगन लिखा है बिगन, ये जो है इरेगुलर वर्ब है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। इरेगुलर वर्ब कौन होता है? तो वर्ब दैट डू नॉट फॉलो द नॉर्मल पैटर्न ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, इन्फ्लेक्शन। जैसे वर्ब के पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डी अथवा ई डी का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एक्रोनिम्स गिवन अंडरलाइन। तो स्कूबा का हमें बताना है क्या इसका एक्रोनिम क्या होगा। तो स्कूबा की अगर हम बात करें तो ये सेल्फ कॉन्टेंट अंडर वाटर ब्रीदिंग एपरेटस, तो आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। और एक डिवाइस है जो गोताखोरों के पानी के नीचे इसको जो है क्या होता है सांस लेता है, उसको कहते हैं स्कूबा, तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, चूज द वर्ड करेक्ट एडजेक्टिव। इट टेक्स 2 hours ऑन ट्रेन बट इट इज अ लिटिल बिट लॉन्गर बाय रोड, ठीक है। तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा अ लिटिल बिट, यानी कि थोड़ा सा, इसका अ लिटिल बिट में थोड़ा सा, तो इस तरीके से ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से सही रूप से क्या लिखा हुआ है। तो कोलोनल जो लिखा हुआ है बी पार्ट में ये सही रूप से लिखा हुआ है, यानी कर्नल जिसको कहते हैं कर्नल, ठीक है, ये सही रूप से लिखा हुआ किसमें? बी पार्ट में, ठीक है। पढ़ने में कर्नल आता है कि आर आना चाहिए, लेकिन आर होता नहीं इसमें, कोलोनल इसका होता है, इस तरीके लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमली बताना, इसमें से करेक्ट सिमली क्या होगा। द ट्रूथ वाज लाइक अ डैश टेस्ट ऑन हिज टंग, इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका हो जाएगा बीटर, ठीक है। द ट्रूथ वाज लाइक अ बिटर टेस्ट ऑन हिज टंग, तो आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। व्हिच सेंटेंस यूज पंक्चुएशन करेक्टली, इसमें से बताना है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो बी पार्ट जो दिएगा, द पास्ट इज ए फॉरेन कंट्री दे डू नॉट थिंक डिफरेंटली दियर, ठीक है। यहाँ पे देखिए द पास्ट इज ए फॉरेन कंट्री दे डू नॉट, तो यहाँ पे लगाना चाहिए था कामा, जो नहीं लगा इसलिए गलत हो जाएगा। द पास्ट इज ए फॉरेन कंट्री दे डू नॉट, यहाँ पर कामा नहीं लगा तो ये भी गलत हो जाएगा। और इसके बाद द पास्ट इज ए फॉरेन कंट्री दे डू थिंक डिफरेंटली दियर, ठीक है। द पास्ट इज ए फॉरेन कंट्री, ठीक है, दे डू थिंग्स डिफरेंटली दियर, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी पार्ट ही राइट हो जाएगा, जो कि सही रूप से लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए डी पार्ट में यहाँ पर बिंदु ऊपर भी लगा हुआ, जो कि ये गलत है, तो आपका आंसर बी पार्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट करना है एडवर्ब भर के, इसमें हाइजनबर्ग लुक्ड डैश फ्रॉम द डेड बॉडी, तो हाइजनबर्ग लुक्ड अवे फ्रॉम द डेड बॉडी, ठीक है। लुक्ड अवे, इसमें एडवर्ब जो अवे का प्रयोग किया जाएगा, जिससे नजरें हटा लेना इसका अर्थ निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एगोन टाराग्रेन एंड हिज सिस्टर्स डैश द 7 किंगडम, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें कंकोर्ड भरा जाएगा, कंकोर्ड, आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। कंकोर्ड मिस होता है इसका, अगर बात करें तो विजय प्राप्त करना, ओवरकम एंड टेक कंट्रोल ऑफ अ प्लेस और पीपल, तो विजय प्राप्त करना। वाक्य का अर्थ की बात करें तो एगोन तारागोरन और उसकी बहनों ने 7 साम्राज्यों पर विजय प्राप्त किया, इसलिए यहाँ पे कंकोर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसिव वॉइस बताना, इसमें एक्टिव वॉइस में दिया गया है क्वेश्चन, पीपल ड्रिंक चैंपियन न्यू ईयर्स ईव, ठीक है। यहाँ पे हमें बताना है कि क्या जो है सही रूप से इसमें इसका पैसिव होगा। पैसिव की बात करेंगे तो इसका पैसिव बनाएंगे तो चैंपियन इज ड्रंक ऑन न्यू ईयर ईव, तो आंसर आपका किसमें? डी पार्ट हो जाएगा, ये इसका पैसिव होगा, ठीक है। दिया गया वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, अतः पैसिव वॉइस में बदलते समय हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब इजएमआर का तथा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अतः पैसिव वाक्य इसका क्या हो जाएगा? चैंपियन इज ड्रंक ऑन न्यू ईयर्स ईव, ठीक है। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो, ठीक है।
यहाँ से हमें बताना मीनिंगफुल सेंटेंस। अगर हम बात करें इसमें से इधर उधर से करेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। असाइनमेंट लेट वाज सी मैनेज सी टू कंप्लीट द इवेंट। तो अब ये इधर उधर करके लिखा हुआ, इसको सही करके अगर लिखते हैं अरेंज करके, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, ए पार्ट में इवन दो सी वाज लेट सी मैनेज टू कंप्लीट द असाइनमेंट, ये इसका सही रूप से लिखा हुआ है, तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इन फ्रेज आर वर्ड दैट गिव्स द सेम मीनिंग इन द वर्ड बोल्ड एंड इटैलिक, जो लिखा हुआ है इटैलिक में, जैसे कि यहाँ पे लिखा है गेट ऑफ। गेट ऑफ का हमें बताना है कि इसका मतलब होता है। तो व्हेन द थीव्स saw द सेंट्री एट द मेन गेट ही मैनेज टू गेट अप फ्रॉम द अटैक। यहाँ पे गेट अप का अर्थ बताना है। गेट अप का अर्थ होता है एस्केप। ठीक है, यानी कि बच जाना या प्रस्थान करना, तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। और हाइड हिमसेल्फ माने खुद को छिपाना, एस्केप में बचाना या भाग जाना, स्प्रेड में फैलाना, ओवर पावर में पूर्णतया पराजित। अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर चॉइस, कंप्लीट द सेंटेंस। इकोनॉमिक्स गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर लिमिटेड इन क्वांटिटी टू कंपेयर टू दियर डिमांड। इसका आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, दिए गए स्थान पर लिमिटेड और दियर का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ग्रामेटिकली करेक्ट बताना, इनमें से कहाँ पर गलत हो जाए? वेर वर ऑल शॉक्ड एट, इसको बताना है कि यहाँ पे गलत क्या है, सही क्या है, इसके जगह पे क्या होगा? दे वर ऑल शॉक्ड एट हिज फेलियर इन द कंपटीशन, यहाँ पे क्या गलती किया गया? तो आंसर की बात करें तो यहाँ पे कोई गलती नहीं, तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड, आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। चूज द फोर अल्टरनेटिव, चूज द व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेजेस, यानी बोल्ड लाइन में जो दिया गया है। ही इज ए प्लेन सिंपल एंड सिंसियर मैन, ही विल ऑलवेज कॉल अ स्पेड अ स्पेड। ठीक है, कॉल अ स्पेड जो लिखा हुआ है, इसका हमें इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो इसके अगर हम अर्थ की बात करेंगे तो स्पेड अ स्पेड का अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए इडियम जो दिया गया है कॉल अ स्पेड, इसका अर्थ होता है टू स्पीक द ट्रूथ विदाउट अवॉइडिंग अनप्लीजेंट, यानी खरी खरी कहना। इसका मतलब क्या होता है? खरी खरी कहना। बी आउट स्पोकन इन लैंग्वेज, यानी कि मुंहफट, इसका मतलब होता है टॉकिंग इशूज इन अ फ्री एंड ऑनेस्ट वे। अग्रीवेटिंग द सिचुएशन, यानी कि गंभीर स्थिति। पुटिंग अदर्स इन ट्रबल, यानी कि दूसरों को परेशानी में डालना। टेकिंग नॉनसेंस, यानी निरर्थक बात करना। तो इस तरीके से विकल्प उसमें सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन में भरना है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए दिया गया है, इन द पास्ट द मोस्ट बिजनेसमैन आर वेरी वरीड टू बिगिन विथ, दे आर नॉट यूज टू कंपटीशन। इन द पास्ट दे सोल्ड व्हाट एवर डैश प्रोड्यूस एट द व्हाट एवर प्राइस दे चूज, बट increasing competition customers begin to and choose imports suddenly becomes and यहाँ पे available and that too at cheaper price। यहाँ पे बताना है कि क्या क्या हो जाएगा, सारे बताना है। इसमें अगर हम देखेंगे तो पहला में हो जाएगा यहाँ पे दे। ठीक है, इन द पास्ट दे सोल्ड व्हाट एवर दे प्रोड्यूस। ठीक है, यहाँ पे दे लगा है तो इसलिए यहाँ पे दे होगा। और एट व्हाट एवर प्राइस दे चूज। ठीक है, दे का हर जगह पर तो यहाँ पे भी दे हो जाएगा। बट यहाँ पे बट विथ, यहाँ पे विथ होगा। इंक्रीजिंग कंपटीशन कस्टमर बिगन टू पिक एंड चूज। ठीक है, पिक एंड चूज यहाँ पे होगा सही करेक्ट। इसके बाद इंपोर्ट सडनली बिकेम इजिली अवेलेबल, यहाँ पे इजिली का प्रयोग किया जाएगा, इजिली अवेलेबल एंड दैट टू द एट चीपर प्राइस। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? ए पार्ट राइट हो जाएगा। अब इसमें प्रोनाउन था, दे का प्रयोग किया जाएगा पहले वाले में, क्योंकि वाक्य में नाउन जो है बिजनेसमैन है जो कि प्लूरल है। दूसरे वाक्य में विथ का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि बिकॉज विथ जो है डिनोट्स द इंसिडेंट व्हिच इज कंटिन्यूइंग स्टिल नाउ कंपटीशन इज स्टिल इंक्रीजिंग, यानी तीसरे स्थान पर क्या होगा? पिक, व चौथे स्थान पर एडवर्ब इजली का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर इस पार्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव चूज वन बेस्ट एक्सप्रेस, यानी कि सेंटेंस बताना है। बेस्ट एक्सप्रेस इन द गिवन सेंटेंस, पैसिव एक्टिव वॉइस। ठीक है, डू यू इमिटेट अदर्स, इसका हमें पैसिव बताना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो इसका पैसिव वॉइस की बात करें तो आर अदर्स लिमिटेड इमिटेड बाय यू, इसका पैसिव बन जाएगा, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पैसिव वॉइस की बात करें तो एक्टिव कैरेक्टर जो एक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो होता है डू प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से एक्टिव होता है। और इसका पैसिव होता है इज एम आर लगा देते हैं प्लस ऑब्जेक्ट ले आते हैं, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है और बाई करके सब्जेक्ट को लास्ट में लिख दिया जाता है। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखिए द लेटर क्या करना है कि चूज रीच इज द सेंटेंस फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर्स इन इट द एरर इफ एनी विल बी इन द वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस द लेटर ऑफ द पार्ट ऑफ द आंसर इज द आंसर इफ देयर इज नो एरर द आंसर इज डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इग्नोर द एरर्स पंक्चुएशन इफ एनी। अब इसे बताना है कि कहाँ पर गलती है, अगर गलती नहीं तो डी लगाएंगे। तो इट इज द न्यूज़पेपर दैट एक्सपोज अस to the widest range both it is the newspaper and that expose us to the widest range। इसे बताना है कहाँ पे गलती किएगा, तो गलती कहीं पर नहीं, तो इसका आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बताना है कि चूज टू वर्ड्स व्हिच हैव अ सर्टेन रिलेशनशिप विद ईच अदर फॉलोड बाय 4 पेयर्स ऑफ रिलेटेड वर्ड्स सेलेक्ट द पेयर व्हिच हैज द सेम रिलेशनशिप। होप एक्सपायर्स, होप एस्पायर मीन्स होप एंड एस्पायर मीन्स आकांक्षा चाहना या आकांक्षा करना, यानी इज सिमिलर टू ईच अदर द सेम वे। 5 एंड लाइव, ठीक है, इज ए सिमिलर टू ईच अदर। 5 मीन्स झूठ बोलना, लाइव मीन्स झूठ बोलना, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बताना है कि इडियम फ्रेजेस का हमें अर्थ बताना है। नन ऑफ दिस अगर सही है तो नन ऑफ दिस, तो जैसे टू सेट वंस फेस अगेंस्ट, इसका हमें मुहावरा बताना है। तो मुहावरा की बात करेंगे इडियम फ्रेजेस, तो टू अपोज विथ डिटर्मिनेशन इसका अर्थ हो जाएगा। और इसका अर्थ क्या होता है, इडियम टू सेट वन फेस अगेंस्ट का अर्थ होता है किसी का दृढ़ता के साथ विरोध करना। ठीक है, रेसिस्ट विथ डिटर्मिनेशन, टू अपोज विथ डिटर्मिनेशन का अर्थ भी यही होता है, इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा। टू जज बाय अपीयरेंस में बाहरी रूप रंग से निर्णय करना। टू गेट आउट ऑफ द डिफिकल्टी यानी परेशानियों से छुटकारा पाना। ठीक है, तो ये था 2019 का स्टेनोग्राफ। अब हम देखेंगे 2017 का ग्रुप सी का इंग्लिश पार्ट देखेंगे, और बाकी हिंदी और जीएस हो ही चुका है, तो इसमें भी 25 क्वेश्चन होंगे। चलिए फटाफट देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें बताना है कि कौन सा करेक्टली स्पेल्ड लिखा हुआ है सही रूप से, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाए। डिसेंट जो लिखा हुआ है ये सही रूप से लिखा हुआ, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, डिसेंट जो लिखा हुआ है अवरोहण, इसका सही अर्थ हो जाएगा। अटेंडेंस इस तरीके से लिखा जाता है, अप्रेंट इस तरीके से लिखा जाता है, एब्सेंस जो है इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, एब्सेंस। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है वो है डिसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, PQRS रीअरेंज करना है प्रॉपर सेंटेंस सीक्वेंस इन द ऑर्डर। ठीक है, आप संजय हैड टू पुट सो ब्राइटली दैट ऑन हिज सनग्लासेस एंड द सन वाज शाइनिंग। ठीक है, इसमें अगर देखेंगे तो सबसे पहला होगा द सन वाज शाइनिंग ऑन हिज सनग्लासेस, संजय हैड टू पुट सो ब्राइटली दैट, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी ये गलत हो गया। अगर हम इसमें देखते हैं तो द सन वाज लाइटिंग ये पहला हो जाएगा, और सन वाज शाइनिंग, सॉरी द सन वाज शाइनिंग सो ब्राइटली दैट संजय हैड टू पुट ऑन हिज सन ग्लासेस। ठीक है, तो आपका इस तरीके से आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। इस तरीके से रीअरेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चूज द करेक्ट सिनोनिम्स, यानी कि हमें पर्यायवाची बताना है। ऑब्जेक्ट का पर्यायवाची होता है अपोज। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स रोकना, और अपोज करना भी विरोध करना है, रोकना ही होता है। अप्रूव मीन्स सहमति, प्रेज मीन्स प्रशंसा करना। अगले क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यहाँ पर भरना है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सुमनाथ इज बर्ड, सोमनाथ बर्थडे इज ऑन नेक्स्ट संडे, तो आंसर इसका सी पार्ट है। ठीक है, रिक्त स्थान पर ऑन का प्रयोग होगा, तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमें गलती बतानी, कहाँ पर गलती है। तो पावर मैनेजमेंट कंपनी ईटन हैज इनॉग्रेटेड इट्स इंडिया इनोवेशन सेंटर एट मगरपत्र सिटी इन पुणे। ठीक है, और नो एरर, तो यहाँ पे कहीं पे गलती नहीं किएगा, तो आपका आंसर डी पार्ट हो जाएगा, नो एरर। ठीक है, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, इसमें से बताना है। तो मिस स्पेल्ड जो डिसीव लिखा हुआ है यहाँ पे डी पार्ट में, ये गलत लिखा हुआ है, इसकी सही होती है इस तरह DECEIVE होता है, यानी कि धोखा देना, तो आपका आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा लिखा हुआ, तो स्पेशल में जो लिखा हुआ है ये सही रूप से लिखा हुआ, बाकी सारे गलत लिखे हुए हैं। और प्रेजुडियूस जो है इस तरीके लिखा जाता है, इंडिपेंडेंट इस तरीके लिखते हैं, डिजास्ट्रस इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे EUS ना हो गया, OUS होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है गिवन वर्ड में ऑप्शन में बताना सिनोनिम्स। यूनाइट का सिनोनिम्स क्या होगा, तो ज्वाइन होता है, आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, यूनाइट मीन्स जुड़ना, एक होना, इसका सिनोनिम्स होगा ज्वाइंट यानी कि जुड़ना। डिवाइड मीन्स अलग होना, डिसकनेक्ट मीन्स पृथक करना या काटना।
PQRS में बताना इसमें से कहाँ पर गलती की। तो द गवर्नमेंट विल लॉन्च एंड पेंशन स्कीम ऑन फ्राइडे फॉर सीनियर सिटीजन, नो एरर्स। यहाँ पे कहाँ पे गलती की गई है, तो यहाँ पे गलती किया गया है क्यू पार्ट में, एन पेंशन स्कीम ऑन फ्राइडे। यहाँ पर कहाँ गलती, जो एन पेंशन दिया गया ये गलत है, ठीक है। एन पेंशन क्या है, ये गलत है, क्योंकि एन का प्रयोग जो होता है वो स्वर के स्थान पर होगा, यानी कि एक स्थान पर होगा, कॉन्सोनेंट के पहले नहीं होता है एन का प्रयोग। यहाँ पे ए का प्रयोग करना, कॉन्सोनेंट के पहले जो है पेंशन में देखिए, पेंशन जो लिखा पी एक कॉन्सोनेंट है तो इसके पहले ए का प्रयोग होना चाहिए था, अगर आपका इतने तब सही होता। अगला क्वेश्चन है बताना है चूज द वर्ड बेस्ट डिफाइन सब्स्टिट्यूट इन द फ्रेज द स्टडी ऑफ द सोसाइटी एंड पीपल ऑफ द पास्ट। इसको एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसको कहा जाता है आर्कियोलॉजी। आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट, जिसको पुरातत्व विज्ञान हिंदी में कहते हैं। मिस स्पेल्ड वर्ड बताना इनमें से कौन सा है, तो नॉलेज जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। नॉलेज की अगर सही स्पेलिंग तो इस तरीके से होता है KNOWLEDGE होता है, जो कि गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपका आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बताना फेल वेरी प्राउड दैट हिज सन हैड वन द मैच। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि करेक्ट अल्टरनेटिव व्हिच इम्प्रूव द पार्ट। तो अगर हम इसमें देखें तो फेल्ट वेरी प्राउड यहाँ पे गलती किया गया है, तो आंसर बी पार्ट इसका हो जाएगा। ठीक है, फेल की जगह पे फेल्ट होना चाहिए था, क्योंकि वाक्य जो है पूरा पास्ट में है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड बताना, इसमें से सिंथिल इज द बेस्ट, यहाँ पे क्या भर देंगे, एमंग ऑल द प्लेयर्स। ठीक है, जब बहुत सारे प्लेयर की बात हो रही है तो वहाँ एमंग हो जाएगा, एक से ज़्यादा की बात होंगे तो वहाँ पे एमंग का प्रयोग करेंगे, तो एमंग यहाँ पे उचित वर्ड भरा जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एंटोनिम्स बताना, यानी कि विलोम बताना, इसका क्या हो जाएगा, एबॉलिश का विलोम, तो एबॉलिश का विलोम होता है कंटिन्यू, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। एबॉलिश में समाप्त करना, बीच का विलोम हो जाएगा कंटिन्यू यानी जारी रखना। डिस्ट्रॉय में समाप्त करना, इरेडिकेट में नष्ट करना और मिटा देना, इसका अर्थ होता है। ठीक है, साइंस ऑफ प्लांट्स, इसका अगर हम बात करें, ये जो है चूज फ्रॉम 4 ऑप्शन द वर्ड दैट बेस्ट डिफाइंड सब्स्टिट्यूट्स इन द गिवन। साइंस ऑफ प्लांट्स इसको क्या कहेंगे एक शब्द में, तो बॉटनी उसको कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। चूज द ऑप्शन हुइच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग इन द इडियम अ पीस ऑफ केक, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होता है अ टास्क दैट इज वेरी इजी टू डू, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सरल कार्य, पीस ऑफ केक मीन्स बहुत सरल कार्य। अगला क्वेश्चन है फॉलोइंग द सेंटेंस डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स रीअरेंज इन द प्रॉपर सीक्वेंस, अरेंज करना है हमें। तो देखिए इसमें अगर हम देखेंगे तो पहला हो जाएगा राम एश्योर्ड सुमित्रा। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा चौथा दैट ही वुड लुक आफ्टर, फिर आएगा पहला ही वर्क व्हाइल, और इसके बाद आएगा सी वाज ए लीव। ठीक है, इसको अगर हम देखते हैं पूर्ण रूप से तो ये हो जाएगा सेंटेंस राम एश्योर्ड सुमित्रा दैट ही वुड लुक आफ्टर हर वर्क व्हाइल सी वाज ऑन लीव, जिसका अर्थ है राम ने सुमित्रा को आश्वासन दिया कि वो उसके कार्यों पर ध्यान देगा जब वो छुट्टी पर रहेगी, तो आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। चूज द बेस्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, राम्या इज सफरिंग, तो फीवर से समरिंग है तो यहाँ पे डी पार्ट हो जाएगा, सफरिंग फ्रॉम फीवर हो जाएगा, आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्ले विथ फायर। टू प्ले विथ फायर इसका हमें बताना अर्थ, ये एक मुहावरा है, तो इसका मतलब होता है टू एक्ट इन अ वे दैट इज नॉट सेंसिबल एंड टेक डेंजरस रिस्क, आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जिसका मतलब होता है बेवकूफ़ी पूर्वक खतरा मोल लेना या खतरों से खेलना, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजी। बिजी का हमें बताना है क्या, एंटोनिम्स। बिजी का आंसर एंटोनिम्स आइडियल, आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, बिजी मीन्स व्यस्त और इसका विलोम आइडियल मिस आलसी, एक्टिव में सक्रिय, लेवली मिस उत्साहपूर्ण या जीवित। 46 से 50 जो पैसेज को पढ़ के क्वेश्चन का आंसर देना है, पैसेज आप लोग पढ़िएगा, हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखें तो फोर्स गैसोलाइन पावर्ड हॉर्सलेस कैरेज वाज कॉल्ड द, क्या कहा जाता है तो उसको क्वाड्री साइकिल। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्वाड्री साइकिल, ए पार्ट हो जाएगा। इस पैसेज को पढ़ेंगे तो इसका आंसर ए पार्ट इसका निकल के आएगा। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो दिया गया है व्हाट वाज द एज ऑफ हेनरी फोर्ड व्हेन ही डाइड, तो उनकी उम्र क्या थी, तो उस समय 84 साल थी, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। हेनरी फोर्ड वाज बॉर्न इन, कहाँ पर पैदा हुए, तो ये अगर हम बात करेंगे इसका आंसर प्रथम पैराग्राफ के तीसरे वाक्य में दिया गया, हेनरी फोर्ड वाज इन मिशिगन, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, मिशिगन। हाउ मेनी सिबलिंग डिड हेनरी फोर्ड हैव, तो हेनरी फोर्ड के बारे में गद्यांश दिया गया है, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा 4। ठीक है, which of the following वर्क्स डिड हेनरी फोर्ड डू, तो वर्क इन फार्म, वर्कड ऑन वॉच, वर्कड ऑन ए
स्वामिल। तो आंसर आपका इसमें हो जाएगा डी पार्ट, ऑल ऑफ दिस, इन सभी पर काम किया गया था हेनरी फोर्ड के द्वारा। तो आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था 2017 का पेपर ग्रुप सी का। अब आगे हम देखेंगे दूसरा पेपर ग्रुप सी का। ग्रुप सी 2017 का 22/7/2017 का पेपर देखेंगे। इसमें हिंदी का पोर्शन हो चुका है, इंग्लिश का पोर्शन हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड दैट मीन्स दैट द सेम एज द अंडरलाइन वर्ड। दिया गया है दैट द बॉय हैड नॉट रिकॉग्नाइज्ड द प्रेसिडेंट वाज ऑब्वियस। ऑब्वियस का हमें बताना है कि इसमें जो है सेम यानी कि सिनोनिम्स बताना क्या होगा। तो ऑब्वियस मीन्स इसमें अगर हम देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस ये स्पष्ट था कि लड़के ने अध्यक्ष को नहीं पहचाना। ऑब्वियस मीन्स स्पष्ट या सुस्पष्ट। ठीक है, इसका शब्द का समानार्थी बताना, तो विकल्प ए होगा इसका क्लियर शब्द। ठीक है, हिडन मीन्स छिपा हुआ होता है, सीक्रेट मीन्स रहस्यमयी, और हेजी मीन्स अस्पष्ट या फिर धुंध से भरा हुआ होता है। अगला प्रश्न है फाइंड द वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब अपोजिट बताना यानी कि विलोम शब्द हमें बताना अंडरलाइन वर्ड का, और इसमें अंडरलाइन देखा जाए तो रिपेल में है। रिपेल का एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द क्या होगा, तो रिपेल का हो जाएगा अट्रैक्ट, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। एक्सट्रीमली हाई पिचेज साउंड कैन रिपेल बर्ड्स, यानी कि अत्यधिक तीव्रता वाली ध्वनि पक्षियों को प्रतिकर्षित करता है। रिपेल मीन्स प्रतिकर्षित करना, और इसका विलोम होगा अट्रैक्ट माने आकर्षित करना। एब्जॉर्ब मीन्स होता है अवशोषित करना। कन्फ्यूज मीन्स होता है भ्रमित करना। कंसंट्रेट मीन्स होता है ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो रियल इस्टेट प्राइसेस हैव प्लूमेटेड इन द पास्ट 6 मंथ्स। इसमें प्लूमेटेड जो दिया गया है इसका हमें बताना है अपोजिट यानी कि विलोम शब्द बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइजन शार्पली। ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, राइजन शार्पली। अब इसमें अगर देखा जाए तो तेज़ी से गिरना यानी प्लूमेट मिस होता है किसी वस्तु का दाम बहुत तेज़ी से गिरना, और इसका अगर हम देखा जाए तो अपोजिट क्या होगा, राइजन शार्पली यानी कि तेज़ी से बढ़ना, इसका विलोम होगा। ठीक है, अन्य ऑप्शन की बात करेंगे तो कम्प्लीटली फॉलन मिस पूर्ण रूप से गिरना, प्लंग्ड डाउन मिस तेज़ी से गिरना, मल्टीप्लाइड ट्वाइस मिस 2 गुना बढ़ना। ठीक है, अगला प्रश्न है पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक है, बताना है owing to the bad weather the aeroplane could not leave in its expected time of departure। इसमें से क्या गलत है ये बताना है। तो ग्रामेटिकली करेक्ट की अगर बात करें तो जो इन इट्स लिखा हुआ ये गलत है, तो आपका आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इन इसमें प्रीपोजिशन इन के जगह पे एट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इन लिखा गया है इसलिए गलत हो जाएगा। इनका प्रयोग सामान्यतः किसी समय की अवधि को बताने के लिए किया जाता है, जबकि एट का प्रयोग घड़ी के समय या किसी निश्चित समय को बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि ही डाइड इन 1988, आई विल मीट एट 4 o'clock। ठीक है, घड़ी का समय अगर बताया जाता है निश्चित समय तो उसमें एट लगता है, और अगर किसी अवधि को बताने के लिए समानता किसी ऐसे समय को बताया तो 1988 के पहले इन लगता है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो प्लेन के छूटने का समय निर्धारित होगा, इसलिए यहाँ पे एट का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बताना है कि फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक है, द इजिप्टियन फर्स्ट मेड पेपर आउट फ्रॉम पेपरस व्हिच ग्रू अलॉन्ग द रिवर नील। ठीक है, इसमें बताना कहाँ पर गलती की गई है। तो अगर देखा जाए तो ग्रामेटिकली इसमें आउट फ्रॉम जो लिखा हुआ ये गलत लिखा हुआ। ठीक है, इसके जगह पर आउट ऑफ होना चाहिए था। मेड समथिंग आउट ऑफ समथिंग यानी कि किसी वस्तु का किसी वस्तु से बना होना, ये इसका अर्थ होता है। मेक पेपर आउट ऑफ पापरस यानी पापरस यानी से पापरस से कागज़ बनाना, तो यहाँ पे ऑफ होना चाहिए ना कि फ्रॉम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइडेंटिफाई करना अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज़ नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। तो इसमें भी बताना कहाँ पे गलती की गई है। तो वन डे अ वेल्दी मैन ड्रोव आउट ऑफ द ग्रेट बिग सिटी इन विच ही लाइड। इसमें अगर देखा जाए तो आउट ऑफ जो दिया गया यहाँ पर जो है गलती किया गया, यहाँ पे आउट OFF लिखा जो कि गलत है। यहाँ पे आउट ऑफ होना चाहिए यानी OF का प्रयोग किया जाना उचित है। ठीक है, ड्रॉप्स आउट ऑफ द प्लेस कोई स्थान छोड़कर चले जाना, इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। इसमें बताना कहाँ पर गलती की गई है। इट इज़ रेयर बिकॉज इट इज़ द ओनली सच अ मैप अवेलेबल। इसमें गलती कहाँ पर है। तो देखा जाए तो सच अ मैप जो लिखा हुआ है गलती यहाँ पे, इसके जगह पर मैप दैट इज होना चाहिए था। ठीक है, जो कि इसलिए गलत है यहाँ पे। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, तो इसमें भी ग्रामेटिकली करेक्टली बताना है। द गर्ल एक्सप्लेन टू दम दैट हर हैड ऑलवेज लाइक फ्लाइंग एंड हैड नेवर बीन अफ्रेड ऑफ बीइंग इन द एयर। यहाँ पे गलती कहाँ पर किया गया है, तो दैट हर हैड जो लिखा हुआ यहाँ पे गलती किया गया, ठीक है। इसके अगर दिए गए रेखांकित भाग एक्सप्लेन टू देम दैट हर हैड के जगह पर हर के स्थान पर इसका नॉमिनेटिव अर्थात सब्जेक्टिव होना चाहिए था, यहाँ पे सी का प्रयोग, ठीक है, जो कि हर प्रयोग का प्रयोग है, इसलिए गलत है क्योंकि यह दिए गए वर्ब लाइक्ड का सब्जेक्ट होगा। अतः शुद्ध रूप से अगर देखें तो द गर्ल एक्सप्लेन टू देम दैट सी हैड ऑलवेज लाइक्ड फ्लाइंग एंड हैड नेवर बीन अफ्रेड ऑफ द, तो यहाँ पे सी, जहाँ पे हर लिखा था वहाँ पे सी होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन को रीअरेंज करना है। पी क्यू आर इसमें दिया गया है, सेंटेंस को रीअरेंज करके हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर हम इसमें देखें तो आर सबसे पहले लेंगे तो वी सेट वेटिंग, फिर पी को लेंगे इम्पैशनली, फॉर क्यों होगा फॉर द मूवी टू बिगिन, ठीक है, बिगिन, तो इसका आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अब इसको देखो ग्रामेटिकली किस तरीके से लिखा जा सकता है शुद्ध रूप से, तो वी सेट वेटिंग इम्पैशनली फॉर द मूवी टू बिगिन, ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही रूप से हो जाएगा। अगले पार्ट में भी यही बताना, द मिनिस्टर टोल्ड हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, पी क्यू आर एस रीअरेंज करके हमें सही रूप से वाक्य बनाना है। और आर इसमें दो देम दैट बिजनेस और एस दिया गया है स्पेंड टू न्यू मार्केट, तो इसमें अगर आंसर की बात करें तो पी आर क्यू एस होगा, यानी कि राइट में देखेंगे तो द मिनिस्टर टोल्ड देम दैट बिजनेस हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड इनटू न्यू मार्केट, ठीक है, इस तरीके से इसका शुद्ध रूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, यहाँ पे दो जगह भी भरना है कि क्या भरा जाएगा यहाँ पे। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है फॉर, इसके बाद डैश लिखा हुआ है सिंगल आइटम बिलिंग इन द सुपर मार्केट यू नीड टू गो टू डैश लास्ट काउंटर, इसमें बताना क्या क्या भर दें तो इससे हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे भरते हैं फॉर सिंगल आइटम बिलिंग, यानी कि यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है, और इसके बाद फॉर सिंगल आइटम बिलिंग द सुपर मार्केट यू नीड टू गो टू द लास्ट काउंटर, तो यहाँ पे द होना चाहिए लास्ट में, तो आपका आंसर तो डी पार्ट हो जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं, जो कि किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले तथा ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। यहाँ अगर देखें तो लास्ट एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, इसके पहले द का प्रयोग यहाँ पे जरूर किया जाएगा, ठीक है, और ऑप्शन डी में केवल ऐसा दिया गया है, तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द बेस्ट ऑप्शन फिल द ब्लैंक्स करना है, यहाँ पर भरना, यहाँ पर भरना। तो यंग किंग ऑफ नेपाल प्लांट्स ट्री टू मार्क, ठीक है, यहाँ पे यंग किंग लिखा तो यहाँ पे द भर देंगे, द यंग किंग ऑफ नेपाल प्लांट्स ट्री टू मार्क्स, फिर द सेलिब्रेशन ऑफ हिज बर्थ इंस्टीड ऑफ स्पेंडिंग ऑन इधर फेस्टिवल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों स्थानों पर डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ एक निश्चित राजा तथा एक निश्चित सेलिब्रेशन की बात की जा रही है, ठीक है, जहाँ राजा जो है नेपाल का है, उसके उत्सव जन्म का है होता है, उसके जो उसका उत्सव है उसके जन्म का है, ठीक है। तो दोनों विषय में हमको पता है कि ये डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए दोनों जगह पे द का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, द एम्प्लॉयर एंड, यहाँ पर भी भरना है, द एम्प्लॉयर एंड हिज मैनेजर हैव कम, तो यहाँ पे क्या भर दें, टू कन्फ्लिक्ट अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे इनटू भरेंगे तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिक्त स्थान पर प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग किया जाएगा। कम इनटू कन्फ्लिक्ट मिस होता है मतभेद होना या फिर विवाद उत्पन्न होना, ठीक है, क्लॉज है, तो इसमें टू इनटू ही लगेगा। अगला प्रश्न है चूज द बेस्ट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक्स। द थीप विल नॉट बी एबल अलाउड टू गेट विथ दिस रॉबरी, यहाँ पे गेट के आगे क्या भरा जाएगा। तो अगर हम इसमें देखें, अगर एबल जो लिखा हुआ है, एबल या फिर अलाउड में से एक का ही प्रयोग जो है वर्ब प्रयोग होगा, ठीक है। तो इस वाक्य में रिक्त स्थान पर क्या भर देंगे, अवे अगर भर देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा वाक्य, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो टू गेट अवे विथ समथिंग, टू गेट अवे विथ समथिंग मीन्स किसी वस्तु को चुरा कर भाग जाना, तो इसलिए यहाँ पे गेट के बाद अवे भरा जाएगा। गेट ऑन मीन्स होता है किसी विशेष परिस्थिति में कुछ अच्छा करना, ठीक है। तो इस तरीके से प्रीपोजिशन सामने लगकर उसके अर्थ भी अलग हो जाते हैं, ये आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है धर्म डिसाइडेड टू फॉरगेट द पास्ट इंसिडेंट एंड नॉट होल्ड एनी इनिमिटी, यहाँ पे क्या भर जाएगा, हिज नेबर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगेंस्ट होगा, नेबर के साथ बात किया जा रहा है, तो दिए गए रिक्त स्थान में प्रीपोजिशन अगेंस्ट का प्रयोग किया जाएगा। और इसके लिए क्योंकि होल्ड इनिमिटी अगेंस्ट समबडी, किसी से शत्रुता रखना, तो यहाँ पे अगेंस्ट भरा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चूज द बेस्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो वी विल हैव टू पुट यहाँ पे डैश है, इसके बाद आवर वेकेशन टिल माई मदर गेट्स ऑल राइट। ठीक है, यहाँ पे क्या भरेंगे तो पूर्ण हो जाए। तो अगर इसमें पर हम क्या भर देते हैं, पुट ऑफ। ठीक है, आंसर ए पार्ट जो दिया गया है इसको अगर हम भर दें तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पुट ऑफ मीन्स स्थगित करना या फिर टालना होता है, पुट डाउन मीन्स नीचे उतारना, पुट फॉरवर्ड मीन्स प्रस्तुत करना। अगला क्वेश्चन है चूज द वर्ड व्हिच मीन्स सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। ठीक है, वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ लाइफ, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे तो उसको कहा जाता है पेसिमिस्ट। ठीक है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो जीवन के खराब पहलुओं की ओर ध्यान देता है, तो उसको क्या कहेंगे, पेसिमिस्ट कहेंगे एक शब्द में, या फिर हिंदी में निराशावादी कहते हैं। एथिस्ट मीन्स होता है ईश्वर को ना मानने वाला, साइनिक मीन्स होता है निंदा करने वाला, मेस्टिक मीन्स होता है रहस्यवादी या फिर आध्यात्मिक। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ लायंस। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, अ कलेक्शन ऑफ लायंस यानी शेरों का एक समूह जो होता है उसको कहा जाता है प्राइड। ठीक है, आंसर डी सी पार्ट इसका हो जाएगा प्राइड। हर्ड जो होता है हर्ड, ये हाथियों के समूह को कहते हैं। पैक जो होता है जानवरों के समूह कहते हैं। ट्रूप जो होता है सैनिकों के समूह को कहा जाता है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन सा सही रूप से करेक्ट लिखा हो तो कंपटीशन की बात करेंगे तो बी पार्ट में जो दिया गया है COMPETITION। ठीक है, TITION ये होता है इसका शुद्ध रूप से, तो आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसेज दिया गया है, पैसेज को पढ़िएगा, उसका इसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चन के आंसर देना है। तो पैसेज को पढ़िएगा, हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट डिटरमाइन द साइज ऑफ द डिस्पर्स्ड विलेज एंड पार्ट ऑफ कर्नाटका। इस गद्यांश को, इस पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा सी पार्ट, नंबर ऑफ हाउसेज। ठीक है, घरों की संख्या कर्नाटक के विभिन्न भागों में बिखरे हुए गांव के आकार को निर्धारित करती है, तो पैसेज के दूसरे पैराग्राफ के अंतिम पंक्ति में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ सच विलेजेज। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो वी कैन नॉट सी दियर बाउंड्रीज, इसका अर्थ ए पार्ट इसका हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के गाँव का मुख्य लक्षण उनकी सीमाओं का ना होना होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट क्रूजियल कंसर्न फॉर पीपल लिविंग डिस्पर्स्ड विलेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट जो है सेफ्टी। ठीक है, सेफ्टी आंसर इसका बी पार्ट जो है सेफ्टी। सेफ्टी मीन सुरक्षा। बिखरे हुए गांव में रहने वाले लोगों की सबसे अधिक चिंता का विषय क्या होता है, सेफ्टी होती है। Which phrase from the passage best describe the opposite of dispersed village। तो वो फ्रेज है न्यूक्लिएटेड विलेज। ठीक है, न्यूक्लिएटेड विलेज। डिस्पर्स्ड विलेज के विपरीत न्यूक्लिएटेड विलेज होते हैं, तो आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएंगे। हाउ डू पर्सन इन द विलेज डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर्स। तो इसमें आंसर की बात करें तो बी पार्ट है बाय यूजिंग मटेरियल आर्ट्स। ठीक है, आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द अंडरलाइन वर्ड द स्नैक्स सर्व्ड एट द वेडिंग वर डिलीशियस। इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा टेस्टी। ठीक है, डिलीशियस मीन्स होता है स्वादिष्ट, यानी कि हमें इसमें बताना था जो सर्व वेडिंग आर डिलीशियस, डिलीशियस का हमें बताना था कि सेम वर्ड यानी कि पर्यायवाची बताना था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेस्टी, सी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिच मीन्स धनी होता है, हैवी मीन्स भारी, फ्रेग्रेंट मीन्स होता है सुगंधित। ठीक है, तो ये था 2017 का पेपर देखेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर का, और इसमें जो है इंग्लिश के। चलिए पहला क्वेश्चन अगर देखें तो चूज द वर्ड दैट इज रॉन्गली स्पेल्ड, इसमें से गलत कौन सा लिखा हुआ है, तो सी पार्ट में जो दिया गया है TOMMORRW टुमारो का जो गलत स्पेलिंग वर्ड लिखा हुआ है गलत। ठीक है, बाकी सारे का सही लिखा हुआ है। टुमारो का होता है TOMORROW, ये शुद्ध रूप से होता है, तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन द वर्ड, चूज द वर्ड दैट इज रॉन्गली स्पेल्ड, इसमें से अगर देखेंगे तो कौन सा रॉन्गली स्पेल्ड यानी गलत रूप से लिखा हुआ है, तो गलत रूप से जो दिया गया है वो इरोनियस दिया गया है। इरोनियस अगर देखेंगे तो ये गलत रूप से लिखा हुआ है, और इसका शुद्ध वर्तनी इस तरीके से होता है। ठीक है, बाकी स्पिरोस का अवैध मीन्स होता है इसका अर्थ, सेरेमोनियस का अर्थ होता है औपचारिक, और क्यूरियस का अर्थ होता है उत्सुक या जिज्ञासु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स करना है यहाँ पर। इन हिज क्वेस्ट फॉर नॉलेज ही इनरोल्ड इनटू द यूनिवर्सिटी, यहाँ पे क्या भरेंगे कि ये फुल फॉर्म हो जाए यानी कि पूर्ण हो जाए वाक्य, तो इसमें अगर हम डी पार्ट कुछ नहीं, नो आर्टिकल भरा जाएगा। दिए गए रिक्त स्थान पर विकल्प नो आर्टिकल होगा, अर्थात किसी भी आर्टिकल ए एन द का प्रयोग इसमें शुद्ध नहीं है। ठीक है,
इसमें अगर नियम क्या है तो अनकाउंटेबल नाउन तथा प्लूरल नाउन के साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। वर्तमान वाक्य में देखेंगे तो नॉलेज जो है एक अनकाउंटेबल है, अतः इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। शुद्ध वाक्य की बात करें तो इन हिज क्वेस्ट फॉर नॉलेज ही इनरोल्ड इनटू द यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द बेस्ट ऑप्शन इन फिल इन द ब्लैंक्स। तो रंजीत डज नॉट लाइक हिज जॉब बट स्टेज एज इट बिकॉज सैलरी इज गुड। अब यहाँ पे क्या भर देंगे तो यहाँ पे भरेंगे द भरेंगे, आंसर इसका सही हो जाएगा, तो बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, और सैलरी की बात करें तो सैलरी को एम्फोसाइज किया जा रहा है, तो यहाँ पे सैलरी आर्टिकल दा का प्रयोग होगा, इसलिए सैलरी के पहले दा का लगाना जरूरी है। अगला प्रश्न है बलिजीत स्टूड एंड वॉच द चिल्ड्रन केयरफुल्ली एज डैश क्रॉस द रोड। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा तो यहाँ पे भर देंगे एज दे क्रॉस द रोड, तो ये राइट हो जाएगा, आंसर इसका बी पार्ट इसमें सही हो जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रोनाउन है दे का प्रयोग शुद्ध होगा, क्योंकि बलजीत खड़ा था और बच्चों को ध्यानपूर्वक देख रहा था जब वह इस सड़क को पार कर रहे थे। तो यहाँ बच्चे जो है प्लूरल नाउन है, इसलिए वह का प्रयोग बच्चे के स्थान पर किया गया था। यहाँ पे थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन दे का प्रयोग शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही चूज द करेक्ट एडजेक्टिव टू कंप्लीट द सेंटेंस हर स्टूडेंट गिफ्टेड हर ए। यहाँ भरना है, क्या भर दें तो ये सही रूप से हो जाए। तो देखिए इसके अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ सी पार्ट सही हो जाएगा, स्मॉल ब्लैक इनलेड बिद्री भरा जाएगा। और इसमें ध्यान रखें कि जब एक से अधिक एडजेक्टिव नाउन के साथ आए तो सबसे पहले आकार बताने वाला, उसके बाद रंग बताने वाला, उसके बाद रूप बताने वाला एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। यहाँ बिद्री बेस की बात करेंगे तो एक कंपाउंड नाउन है, जिसके लिए एडजेक्टिव स्मॉल और ब्लैकिन लेड का प्रयोग किया जा रहा है। अतः शुद्ध वाक्य की बात करेंगे तो हर स्टूडेंट गिफ्टेड हर स्मॉल ब्लैक इन लेड बिद्री बेस। ठीक है, चूज द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो द मैकेनिक्स डैश द इंजन एट व्हेन वी कॉल्ड हिम लास्ट सैटरडे। तो इसमें अगर देखा जाए तो सी पार्ट है हैड नॉट फिक्स्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या भर देंगे हैड नॉट फिक्स्ड, यहाँ पे भरा जाएगा, दिए गए रिक्त स्थान पर हैड नॉट फिक्स्ड का प्रयोग किया जाएगा। वाक्य के अंत में अगर देखेंगे तो प्रयुक्त वाक्य जो है प्रयुक्त शब्द लास्ट सैटरडे पिछला बीता हुआ शनिवार पास्ट टेंस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट का प्रयोग करना शुद्ध रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है डिमांड दोज कस्टमर आर डैश द मोस्ट डिमांडिंग वी हैव एवर हैड। ठीक है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा तो यहाँ पे बाय फार भरा जाएगा। क्यों भरा जाएगा, क्योंकि अगर देखें तो इस वाक्य में दोज कस्टमर आर बाय फार द मोस्ट डिमांडिंग वी हैव एवर हैड। ठीक है, वो ग्राहक जो कुछ भी हमारे पास था उससे कहीं अधिक मांग रहे थे, तो यहाँ कहीं अधिक की बात के बाय फार का प्रयोग करना उचित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स करना है। द ऑर्गेनाइजेशन इज डेडिकेटेड टू इंडिंग पॉवर्टी। तो यहाँ पे टू भरा जाएगा, डेडिकेटेड टू इंडिंग, तो आंसर बी पार्ट इसका हो जाएगा। ठीक है, डेडिकेटेड टू समथिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डेडिकेटेड के साथ क्या नाम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो टू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो द पंक मूवमेंट इन द 1970 ब्रॉट अ बिग चेंज इन पॉपुलर म्यूजिक। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या भर देंगे कि जिससे कि ये सही रूप से हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे डी पार्ट से ही है। ठीक है, प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग करना है बस शुद्ध रूप से, क्योंकि वर्तमान वाक्य में देखें तो प्रीपोजिशन ना होगा, फ्रेजल वर्ब के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ब्रिंग अबाउट का अर्थ होता है टू कॉज टू हैपन, यानी होने का कारण होना। अतः शुद्ध वाक्य होगा द पंक मूवमेंट इन द 1970s ब्रॉट अबाउट अ बिग चेंज इन पॉपुलर म्यूजिक। ठीक है, 1970 में पंक संगीत आंदोलन लोकप्रिय संगीत के महान परिवर्तन होने का कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है PQRS में दिया गया, इसको रीअरेंज करना है। तो इट हैज बीन एस्टेब्लिश दैट, इसके बाद हमें जो है अरेंज करके लिखना है। तो इसमें अगर देखेंगे तो इट हैज बीन एस्टेब्लिश दैट ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन वाज वीक इन अर्थमेटिक। ठीक है, राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। क्यों, PRS इसका सही हो जाएगा, रीअरेंज करेंगे। यानी कि शुद्ध रूप से देखेंगे तो इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश दैट, यह प्रमाणित किया जाता है कि ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट, यानी कि यद्यपि एक महान वैज्ञानिक आइंस्टीन था, वीक इन अर्थमेटिक अंक गणित में कमजोर, लेकिन राइट फ्रॉम हिज स्कूल डे यानी शुरुआती विद्यालय के दिन से शुद्ध होगा। इस तरीके से
फिर PQRS में इसको रीअरेंज करना है, तो सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री ये लिखा हुआ है, इसमें हमें रीअरेंज करना है। तो अगर हम पहला इसके बाद कौन सा आएगा क्लॉज, तो वो आएगा क्यों द स्क्विमिश एंड रेड इंडियंस, यानी कि पहला यह हो जाएगा। इसके बाद P होगा हैव मैनेज टू कैच अ फ्यू स्पेसिमेंस ऑफ हिज एक्वेटिक एनिमल बाय अ वेरी डिफिकल्ट मेथड। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें आंसर आपका डी पार्ट राइट हो जाएगा, क्यों PSR। अगर इसमें देखें तो सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री यानी कि प्रारंभिक इतिहास से ही द एस्किमोस एंड रेड इंडियंस यानी एस्किमो एंड रेड इंडियंस हैव मैनेज टू कैच यानी पकड़ने के लिए सामंजस्य बैठाना पड़ता था अ फ्यू स्पेसिमेंस ऑफ दिस एक्वेटिक एनिमल यानी जलीय जंतु के कुछ नमूने बाय अ डिफिकल्ट मेथड यानी कि कठिन तरीके के द्वारा। शुद्ध होगा। अगला क्वेश्चन में बताना है ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है कहाँ पर है, विच इज नॉट कहाँ पर करेक्ट नहीं है। इफ सी विल गो टू द यूनिवर्सिटी नेक्स्ट ईयर वी विल हैव द हाउस कंप्लीटली टू ओवर सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे गलती की गई है, तो गलती की अगर हम बात करेंगे तो इफ सी विल गो लिखा हुआ यहीं पर गलती किएगा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। यहाँ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग गलत है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं लगेगी। सबॉर्डिनेट तथा प्रिंसिपल क्लास दोनों में सेल या विल का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल प्रिंसिपल क्लास में ही विल और सेल का प्रयोग करते हैं। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो वाक्य में तो वी विल हैव द हाउस कम्प्लीटली ओवर सेल्फ प्रिंसिपल क्लाज है, और इफ सी गोज टू द यूनिवर्सिटी नेक्स्ट ईयर सबऑर्डिनेट क्लाज है, तो यहाँ पे सी विल नहीं होगा। ठीक है, अब सबऑर्डिनेट क्लाज हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इफ, वेदर, व्हेन आदि से प्रारंभ होता है, अतः उपरोक्त नियमों के अनुसार यहाँ पे विल का प्रयोग नहीं होगा, अतः शुद्ध वाक्य होगा इफ सी गोज टू द यूनिवर्सिटी नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे बिल लगा था, बिल नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये शुद्ध रूप से हो जाएगा। अगले में बताना है कहाँ पे ग्रामेटिकली करेक्ट है नहीं है, तो द चिल्ड्रन वर क्वारलिंग बिटवीन देमसेल्व्स व्हेन ऑल ऑफ सडन इट अकर्ड टू देम दैट देयर टीचर वाचिंग देम। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पे गलती किएगा, तो बिटवीन देमसेल्व्स जो लिखा हुआ है ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, गलत हम देखते हैं इसमें। अगर बिटवीन का प्रयोग शुद्ध नहीं कि यहाँ पे अमंग का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, दो से अधिक के बीच के लिए अमंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रन जो है प्लूरल है अर्थात दो से अधिक है, और देमसेल्व्स भी प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर अमंग का प्रयोग करना उचित रहेगा। तो शुद्ध वाक्य में बोलेंगे तो द चिल्ड्रन वर क्वारलिंग अमंग द देमसेल्व्स। ठीक है, ना कि बिटवीन द। तो इस तरीके से यहाँ पे गलती की गई थी। अब पैसेज दिया गया है, पैसेज को पढ़ना है और उसके आंसर को देना है। ठीक है, तो पैसेज को पढ़िएगा, हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन है व्हाट वर फिंगरप्रिंट्स यूज्ड फॉर एंशिएंट टाइम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टू सील कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट, टू सील कॉन्ट्रैक्ट। प्राचीन काल में अंगुली छाप का प्रयोग क्यों होता था, क्या होता था, तो इस प्रश्न की व्याख्या उतरण के प्रथम खंड के चौथे लाइन में दिया गया कि व्हेन पीपल एग्रीड टू ए बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट से स्पष्ट है, अतः यहाँ पे बी पार्ट शुद्ध हो जाएगा टू सील कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर द एनाटॉमी ऑफ फिंगरप्रिंट्स, तो ये मार्सेलो मालपीगी ने इसका डिस्कवर किया था, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। यानी कि जो फिंगरप्रिंट्स होता है उसको शारीरिक संरचना की खोज किसने किया था, तो ये 1686 में प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी नेम्ड मार्सेलो मालपीगी रोट इससे संबंधित है, ये इन्होंने खोजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड हर्शल टू डू प्रूव दैट फिंगरप्रिंट्स ऑफ ए पर्सन डिड नॉट एवर चेंज, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ही ट्रैक्ड हिज ओन फिंगरप्रिंट्स ओवर हिज लाइफ टाइम। ठीक है, तो इसमें अगर पूछा जाए तो पूछा गया प्रश्न है हर्शल ने कैसे सिद्ध किया कि व्यक्ति के फिंगरप्रिंट कभी परिवर्तन नहीं हो सकते, तो इस प्रश्न की व्याख्या की बात करेंगे तो टू प्रूव दैट दे नेवर चेंज हर्शल केप्ट ट्रैक ऑफ हिज ओन फिंगरप्रिंट्स ओवर द इंटायर लाइफ। ठीक यानी संपूर्ण जीवन में तक अपने फिंगरप्रिंट्स को ट्रैक की खोज करते रहे, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु वाज फर्स्ट पर्सन टू डिवाइस अ सिस्टम टू क्लासीफाई फिंगरप्रिंट, कौन पहला व्यक्ति था, तो वो था हेनरी फॉल्स। ठीक है, हेनरी फॉल्स, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने सर्वप्रथम फिंगरप्रिंट्स का वर्गीकरण के विषय में योजना बनाया था, तो वो था डॉक्टर हेनरी फॉल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन व्हाट अदर सिचुएशन इज फिंगरप्रिंट्स यूज्ड अपार्ट फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीपल, तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा इसका,
आंसर की बात करेंगे तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन कि मनुष्य की पहचान से भिन्न यानी कि फिंगरप्रिंट का प्रयोग किन स्थितियों में किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी पार्ट, एजुकेशन, शिक्षा, यहाँ पे शुद्ध है। ठीक है, अगर इसमें देखें तो पीपल हैव देयर फिंगरप्रिंट्स टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, अडॉप्शन एंड एम्प्लॉयमेंट से स्पष्ट है कि इसके अतिरिक्त शिक्षा का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द बेस्ट सिनोनिम्स फॉलोइंग वर्ड कर्व का बेस्ट सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची बताना है, इसका क्या हो जाएगा, तो रिस्ट्रिक्ट इसका पर्यायवाची हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, कर्व मीन्स होता है नियंत्रण करना या प्रतिबंध करना, और इसका समानार्थी शब्द रिस्ट्रिक्ट होता है यानी सीमित करना, बाधित करना शुद्ध है। स्टॉप मीन्स रोकना, इंक्रीज में बढ़ाना, अलाउ मीन्स आज्ञा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड परसीरियस प्रीकैरियस का जो हमें बताना है सिनोनिम्स यानी क्या कहते हैं कि पर्यायवाची, तो इसका हो जाएगा पर्यायवाची डेंजरस। ठीक है, प्रीकैरियस मीन्स खतरनाक होता है और इसका समानार्थी डेंजरस हो जाएगा जो कि खतरनाक ही होता है। अनस्टेबल मीन्स अस्थायी, फ्रेगाइल मीन्स नाजुक या भंगुर, हैवी मीन्स अधिक वजनदार। चूज द बेस्ट एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द बताना है। रिडंडेंट का हमें विलोम बताना है, तो इसेंशियल इसका विलोम हो जाएगा। ठीक है, रिडंडेंट मीन्स होता है अनावश्यक और इसेंशियल मीन्स होता है आवश्यक। ठीक है, तो सरप्लस मीन्स होता है अतिरिक्त, अननेसेसरी मीन्स अनावश्यक और इंपॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द एंटोनिम्स। फ्यूरियस का एंटोनिम्स बताना, तो फ्यूरियस का एंटोनिम्स काम हो जाएगा। ठीक है, फ्यूरियस मीन्स अतिक्रुद्ध, इसका विलोम काम में शांत होता है, तो इसका विलोम काम हो जाएगा। और इनरेज्ड मीन्स क्रुद्ध होता है, क्विट मीन्स चुप रहना, फ्री मीन्स स्वतंत्र होना। इसके बाद चूज द वर्ड दैट बेस्ट सूट इन द डेफिनेशन अलाउंस पेड बाय हस्बैंड टू द वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन, तो इसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो उसको कहते हैं एलिमनी। ठीक है, एलिमनी यानी कि अलग होने के बाद पत्नी को दी जाने वाली राशि को क्या कहते हैं, एलिमोनी कहते हैं, और ये गुजारा भत्ता इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, पेनाल्टी में जुर्माना होता है, कंपनसेशन में हर्जाना मुआवजा होता है, सपोर्ट में सहारा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो चूज द वर्ड दैट बेस्ट सूट इन डेफिनेशन इजी टू कैरी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, इसको हम एक शब्द में कहेंगे पोर्टेबल। ठीक है, यानी किसी वस्तु को लंबी दूरी तक ले जाने में आसानी होना, इसको एक शब्द में कहेंगे पोर्टेबल। और इसके अतिरिक्त अन्य ऑप्शन में जो कैरेज लिखा हुआ, कैरेज मीन्स होता है सवारी डिब्बा, कन्वीनियंट मीन्स होता है सुविधाजनक, और मोबाइल मीन्स गतिशील। ठीक है, तो ये था। अब इसके बाद अगला, तो ये है 2014 का प्रीवियस ईयर पेपर ग्रुप सी, तो उसमें देखेंगे इंग्लिश के भाग 3 का। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स स्पेल्ड रॉन्गली यानी गलत तरीके से कौन सा वर्ड लिखा हो, तो प्रिविलेज जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। अगर इसमें सही स्पेलिंग की बात करेंगे तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, प्रिविलेज, और इसका अर्थ होता है किसी विशेष कानून से छूट। अन्य वर्तनियों की बात सेपरेट मीन्स अलग, ट्रूली मीन्स सत्यता, इंडिपेंडेंस मीन्स स्वतंत्रता, आज़ादी की वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट स्पेल्ड करेक्टली यानी गलत रूप से लिखा हुआ, ये बताना है कौन सा इसमें। तो इसका अगर हम आंसर की बात करेंगे तो गलत रूप से जो लिखा हुआ है वो है डी पार्ट में प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग गलत दी गई है। ठीक है, इसका शुद्ध स्पेलिंग की बात करें तो प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से लिखा जाता है, और बाकी सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट कन्वे इन द मीनिंग ऑफ स्टीलथी, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा ओपन। ठीक है, दिए हुए स्टीलथी का अर्थ होता है चोरी छिपे, और दिए हुए विकल्प में ए पार्ट में जो दिया गया है उसके द्वारा विलोम शब्द प्रस्तुत किया गया है ओपन के द्वारा है। ठीक है, स्नीकी में नजर बजाकर, फ्रूटी में या सिक्रेटिव में समानार्थी हैं, तो इसका ओपन एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ओपन स्टीलथी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट कन्वे द मीनिंग ऑफ डिवलग, तो डिवल की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा, इसका विलोम क्या हो जाएगा, कॉन्सील। ठीक है, डिवल का अर्थ होता है बक देना, डिवल यानी कि उगल देना, और किसी गुप्त को बात को प्रकट कर देना। तो दिए हुए चारों विकल्पों में से केवल सी पार्ट में जो दिया गया है कॉन्सील, इसके द्वारा ही उचित विलोम प्रकट किया गया है। एक्सपोज में रहस्योद्घाटन करना, डिस्क्लोज में व्यक्त कर देना, रिवील मीन्स प्रकट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट कन्वे द मीनिंग ऑफ सिमुलेट, सिमुलेट की बात करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा फेक। ठीक है, सिमुलेट का अर्थ होता है दिखावा करना, जो कि विकल्प ए बी डी पर्यायवाची बताते हैं, परंतु सिमुलेट का अर्थ होता है सिमुलेट का अर्थ व्यक्त नहीं करता। ठीक है, तो फेक शब्द नकली या गलत अर्थ देता है, तो आपका आंसर सी पार्ट हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स रफली एज द सेम एज ग्लिब, तो ग्लिब की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट फ्लुएंट। ठीक है, ग्लिब का अर्थ होता है वाक्पटुता,
और भाषा का चातुर्यपूर्ण अभिव्यक्त होता है जो दिए गए चारों विकल्पों में विकल्प सी जो दिएगा फ्लुएंट धारा प्रवाह के द्वारा इसका उचित समानार्थी शब्द प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा समानार्थी शब्द फ्लुएंट। ठीक है। हाल्टिंग मीन्स रुक रुक कर बोलना, स्टम्बलिंग मीन्स लड़खड़ाना, और फाल्टरिंग मीन्स अटकना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स रफली सेम एज द साइनिकल, यानी कि इसका हमें समानार्थी बताना है। क्या होगा समानार्थी की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा साइनिकल का अर्थ होता है मानवद्वेषी या निंदक, जिसके दिए चारों विकल्प में ए पार्ट में जो इस कैप्सूल दिया है इसका वो शब्द हो जाए संशयवादी के द्वारा इसका उचित विलोम प्रकट किया गया है। होपफुल आशावान, चीयरफुल प्रसन्न, पॉजिटिव सकारात्मक, तो इसका शुद्ध जो होगा वो ए पार्ट राइट हो जाएगा। इसमें बताना नेक्स्ट की मीनिंग रफली सेम एज द डिसिमेट, तो डिसिमेट के द्वारा सेम मतलब सेम कौन सा मीनिंग निकलता है किस वर्ड का, तो एनहिलेट। ठीक है। एनिहिलेट जो है ये इसका सेम अर्थ निकलता है, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। डिसिमेट का होता है मटिया मेट कर देना, धूल धसरित या नाश कर देना। दिए चारों शब्दों में जो डी पार्ट होगा एनहिलेट के द्वारा जो है उचित पर्यायवाची शब्द प्रदान किया गया, तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा। 59 से लेकर 61 में बताना है कि पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच सर्टेन इज मिस्टेक, कहाँ पर गलती की गई है। माई फादर इज वन ऑफ दोज पीपल हु डज नॉट लाइक फुटबॉल, इसमें कहाँ पर गलती किया गया, तो इसमें डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। डी पार्ट में टेंस की गलती की गई यहाँ पर। अगर इसमें देखा जाए तो वाक्य का सब्जेक्ट वन ऑफ दोज पीपल उन लोगों में से यहाँ लोगों का बहुवचन सब्जेक्ट है तथा इसके साथ बहुवचन की क्रिया डोंट का प्रयोग घेरा किया गया है। शुद्ध वाक्य की बात करें तो माई फादर इज वन ऑफ दोज हुज पीपल डोंट लाइक फुटबॉल, यहाँ पे डज नॉट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डोंट होना चाहिए था। ठीक है। तो डी पार्ट में गलती की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैन आइडियल अलॉन्ग विद द जेवल्स वर फाउंड मिसिंग दिस मॉर्निंग, यहाँ पे कहाँ गलती किया गया है, तब बी पार्ट में गलती किया गया है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती प्रकट हो रहा है। यहाँ पे नियमता अगर देखें तो यदि दो नाउन या प्रोनाउन अलॉन्ग विद से जुड़ते हैं तो दूसरे नाउन या प्रोनाउन के पहले आने वाले शब्द पहले सब्जेक्ट के अनुसार होता है, अतः वर के स्थान पर यहाँ पे वाज का प्रयोग किया जाएगा। द मैन आइडियल अलॉन्ग विथ द ज्वेल्स वाज फाउंड मिसिंग दस मॉर्निंग, तो यहाँ पे वर जहाँ प्रयोग किया गया यहाँ पे वाज होना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे अलॉन्ग विथ का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है नाइदर द मैनेजर नॉर हिज सेक्रेटरी वर अवेलेबल फॉर कमेंट्स, यहाँ पे कहाँ पे गलती की गई है, तो इसमें अगर देखा जाएगा तो गलती किया गया है इसमें सी पार्ट में। ठीक है। दिए हुए विकल्प में सी पार्ट में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती हुई है। दूसरे बार का सब्जेक्ट जो है सेक्रेटरी एक वचन करता है और इसके बाद प्रयोग होने वाला वर्ब जो है एक ही वचन होगा, अतः वर्ब जो वर्ब लिखा हुआ है सी पार्ट में वहाँ पे वाज का प्रयोग किया जाएगा। अब क्वेश्चन 62 से लेकर 69 तक दिया गया है चूज द ऑप्शन दैट इज बेस्ट कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पे भरना है। तो देखिए सील्ड टेंडर्स विल बी रिसीव्ड इन द ऑफिस ऑफ द चीफ इंजीनियर, यहाँ पे इन और आप भरा जाएगा, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ सिवाय सीलबंद निवेदताएं प्राप्त किए जाएंगे मुख्य अभियंता के विभाग, रिक्त स्थान पर इन तथा दूसरे स्थान पर आपका प्रयोग किया जाएगा। द सीरियस स्टूडेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर द वन हु डिमांड द मोस्ट इन द कॉलेज, तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा, ऑफ और इन का भरा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल कोलैप्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द वॉल कोलैप्स ऑन अ क्राउड ऑफ पीपल हु वर ब्यूरिड अंडर द रूबल। ठीक है। अंडर द रूबल, तो इस तरीके से इसमें आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ऑन ऑफ और अंडर भरा जाएगा तीनों जगह पर, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ प्रथम रिक्त स्थान पर ऊपर तथा दूसरे रिक्त स्थान पर के शब्द ऑन तथा और द्वारा पूरा होता है, जो दब गए ध्वस्त मकानों के नीचे अंडर शब्द से पूरा होता है। ठीक है। इफ आई वर रिचर आई अ बेटर लाइफ, ठीक है, यहाँ पे भरना है, क्या भरेंगे, तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो आई वुड हैव लिव्ड अ बेटर लाइफ, यहाँ पे डी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर इसमें हम अर्थ देखते हैं तो यदि मैं धनी होता तो मैं बिताता होता एक बेहतरीन जीवन। ठीक है। नियमता है पास्ट टेंस में दो कार होने थे और कोई भी नहीं हुआ तो पहले वाक्य को पास्ट परफेक्ट तथा दूसरा वाक्य वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर बनाते हैं। अतः शुद्ध वाक्य की बात करें तो इफ आई वर रिचर आई वुड हैव लिव्ड बेटर लाइफ। ठीक है। व्हेन द सोल्जर ले डाउन टू रेस्ट ऑन द ट्रेन ही लेड हिज राइफल नियर हिम। ठीक है। ही लेड हिज राइफल नियर हिम,
तो इसमें आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा। जब वो बैठा ट्रेन पर, उसने रखी अपनी राइफल अपने पास। यहाँ ध्यान देने योग्य की बात की, लाई का अर्थ होता है बैठना, और इसकी सेकंड फॉर्म ले का प्रयोग रिक्त स्थान पर पहले होगा। ले का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का अर्थ होता है लेटना, ठीक है, लेटाना होता है। इसका सेकंड फॉर्म होता है लेड, जो दूसरे रिक्त स्थान पर आया, जैसा कि विकल्प ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आई कांग्रेचुलेटेड हर ऑन हर सक्सेस इन प्रमोटिंग क्लीनलीनेस इन हर स्कूल। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट में ऑन और इन का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि अगर देखें इसका अर्थ, तो मैंने बधाई दी उसको उसकी सफलता, अपने स्कूल में सफाई अभियान की सफलता। यहाँ पे प्रथम रिक्त में स्थान के लिए उपयुक्त ऑन का प्रयोग किया जाएगा, दूसरे रिक्त स्थान पर इन का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल यू प्लीज एक्सक्यूज मी फ्रॉम द स्विमिंग लेसन टूडे। आई हैव हर्ट माई बैक। तो यहाँ पर आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज पेरेंट्स हैव मनी बट नॉट इनफ टू पे हिज फुल कॉलेज फीस, ठीक है। तो हिज पेरेंट हैव मनी, अब यहाँ पे क्या कितना मनी है जो ये जो है पे नहीं कर सकता कॉलेज की फीस, तो इसमें क्या भरा जाएगा। तो इसमें आपका आंसर की बात करें तो डी पार्ट जो है, हिज पेरेंट हैव मनी बट नॉट इनफ टू पे हिज फुल कॉलेज फीस। यहाँ रिक्त स्थान पर केवल डी पार्ट में दिया गया अ लिटिल का प्रयोग ही उचित होगा, क्योंकि यही एक पॉजिटिव सेंस प्रदान करता है। लिटिल जो है नेगेटिव सेंस में हो जाता है। फ्यू और आ फ्यू का प्रयोग केवल काउंटेबल नाउन के लिए करता है, तो यहाँ पे आ लिटिल शब्द भरा जाएगा, ठीक है। इट इज टाइम वी डिड अवे विथ सम ऑफ दीज आउटडेटेड लॉज। द एक्सप्रेशन अंडरलाइन इन द सेंटेंस मीन्स, या डिड अवे विथ इसका मतलब बताना है, तो डिड अवे विथ मीन्स होता है एबॉलिश्ड। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब समय आ गया है कि जब हम डैश इन घिसे पिटे पुराने नियमों को यहाँ से रिक्त स्थान पर मुक्ति पाना या निरस्त करना के लिए जो है विकल्प बी में दिए गए अबॉलिश का ही प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो 71 से 75 तो पैसेज के अनुसार है क्वेश्चन, पैसेज को पढ़िएगा और इसके हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखें अगर पैसेज से, तो व्हाट इज लाइकली टू बी नोन टू पीपल 100 years फ्रॉम नाउ। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आंसर की बात करें पैसेज पढ़ेंगे तो ए पार्ट निकलेगा, दैट एन इम्पॉर्टेंट ह्यूमन नीड इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट जर्म्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज ऑथर नॉट टॉक अबाउट इन हिज पैसेज, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज द ऑथर नॉट टॉक अबाउट इन हिज पैसेज। तो इसके अगर आंसर की बात है, क्या बात नहीं किया गया है, तो सी पार्ट जो है समथिंग्स वी नीड्स आर यूजफुल टू अस, ये जो है इसमें बारे में बातें नहीं की गई। बाकी समथिंग वी नीड अर्जेंटली फॉर लाइफ, ये बातें हुई हैं। समथिंग वी डू नॉट नीड फॉर लाइफ बट फॉर हैप्पीनेस, ये भी बातें हुई। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर एक्वायर्ड बाय अस, तो दो वी डू नॉट रियली नीड देम। अब इसका उत्तर विकल्प में देखेंगे तो ये होगा, लेखक के द्वारा इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है, जो कि डी पार्ट में लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर सेज दैट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नीड्स अकॉर्डिंग टू देयर एज, सेक्स, जॉब एंड सो ऑन इन ऑर्डर टू। इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसमें डी पार्ट है, सो दैट मोस्ट ऑफ आवर नीड्स आर क्वांटिटेटिव, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर डी में दिए गए शब्दों के सो दैट मोस्ट ऑफ आवर नीड्स आर क्वांटिटेटिव होगा, क्योंकि यह पैसेज के दूसरे पैरा में दूसरी पंक्ति में स्पष्ट लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसमें देखते हैं, तो व्हाट इज द ऑथर एटीट्यूड टुवार्ड्स चॉकलेट, सिगरेट एंड टीवी, ठीक है। ऑथर का जो है नजरिया क्या था इनके चॉकलेट, सिगरेट और टीवी के जरिए, तो इसके जरिए अगर देखा जाए तो वी डू नॉट नीड दीज टू गेट्स ऑन विथ आवर लाइफ, ठीक है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। while saying that most of our needs are quantitative, the author assert that we must have neither too little nor too much of anything, तो आंसर सी पार्ट इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये था 2014। अब देखेंगे ग्रुप डी 2019 का हल प्रश्न पत्र, इसमें इंग्लिश का पोर्शन देखेंगे।